Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको मुंबई से एक दुखद खबर देखने को मिलेगी। दरअसल में दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स होती हैं, उनमें काफ़ी आपको भीड़ देखने को मिलती है। कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे इनके अंदर ट्रैवल करते हैं। अब कई बार इस वजह से इस तरह से लटक के जाना पड़ता है, ठीक है ना? एक-एक हाथ से मतलब इन्होंने पकड़ा हुआ है एंड इस वजह से कई बार हमें कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब कल भी सुबह इसी तरह से एक एक्सीडेंट हुआ इन द थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब हुआ पता क्या कि दरअसल में 2 ट्रेन्स थी, जैसे एक ट्रेन ये हो गया और एक ट्रेन और थी दूसरी पटरी के ऊपर और ये कर्व के थ्रू जा रही थी। अब जब कर्व होता है, कर्व के समय दोनों पटरियों के बीच का जो गैप होता है ना, वो अपने आप में थोड़ा-सा कम हो जाता है क्योंकि जब इस तरह से मूवमेंट हो रही है कर्व के क्रॉस, तो उस समय ये जो लोग हैं, ये आपस में एक-दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ। ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं हुई, पर लोग इतने ज़्यादा साइड में थे और दूसरी जो ट्रेन कर्व के क्रॉस जा रही थी, उसमें भी इतने ज़्यादा थे, तो लोग इस वजह से आपस में टकरा गए क्योंकि उनका गैप आपस के बीच का कम हो गया, जिस वजह से यहाँ पर 4 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है एंड कुछ लोग यहाँ पे आपको इंजर्ड होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कंसर्निंग बात एक और भी है कि जो मुंबई रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लेंट्स करी थी पहले से ही कि ये जो रूट है आपका दीवा कालवा रूट, यहाँ पर इस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत कम है एंड क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में ट्रैवल करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। पर डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स किसी ने कोई उसके ऊपर यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, राइट? साथ ही साथ किसी ने इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ज़िम्मेदारी ना लेना, ये भी अपने आप में काफ़ी एक कंसर्निंग बात है। अब आने वाले समय के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई ट्रेन्स में भी ना आपका ऑटोमैटिक डोर सिस्टम यहाँ पे किया जाएगा ताकि कोई इसके बाहर ना हो। अब वो कब इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, वो देखा जाएगा। बट अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो एक इंसान की जो ज़िंदगी की कीमत है वो बहुत ही कम हो चुकी है, मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे पीछे अभी हमने देखा कि किसे आरसीबी ने जब आईपीएल जीता, उसके बाद कुछ लोगों की हमें वहाँ पे उसमें भी स्टैम्पीड में डेथ देखने को मिली। तो ऐसा कई बार लगता है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि ह्यूमन ज़िंदगी की ना कोई कीमत ही नहीं है, राइट? तो दोस्तों, डेट है आज की 10 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। एक छोटी-सी बात, आज ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज प्रीलिम्स का रिज़ल्ट हमारे सामने आए, जो 2025 का जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जिन्होंने इस बार का एग्ज़ाम दिया था एंड आई होप आप में से ज़्यादातर बच्चों का जो इस बार का प्रीलिम्स है वो क्लियर होगा एंड डेफ़िनिटली फिर उसके बाद हम अपनी मेंस में भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपका आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो हमारी टीम की तरफ से आप सबके लिए सृजन मेंस 2025 का बैच डेफिनेटली है, तो इसके अंदर आप डेफिनेटली एनरोल करिएगा। बाकी आप लोग नोटिस करेंगे प्रतिज्ञा दिवस ऑफर्स का आज आखिरी दिन है, तो आप इस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सृजन मेंस 2025 मैंने आपको बताया ही, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सृजन 2026 प्रीलिम्स प्लस मेंस भी है, जिसके अंदर आप 2026 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज, अपनी मेंटरशिप प्लस एट द सेम टाइम आपको जो मॉड्यूल लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए टाइटन बैच है एंड 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास पिनिकल बैच आपको देखने को मिल जाएगा। 2028 वाले एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर आपको प्रारंभ बैच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप 2+1 ईयर के माध्यम से अपने कॉलेज के साथ-साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप साथ में डिग्री भी करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारे पास बीए डिग्री प्रोग्राम, एमए डिग्री प्रोग्राम एंड एमबीए और बीबीए डिग्री प्रोग्राम भी आपको प्रारंभ के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी टीम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो इनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये आज आखिरी दिन है आपका प्रतिज्ञा दिवस ऑफर्स का, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब इस अभियान को डिस्कस कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। जून 2016 के अंदर इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था एंड काफ़ी ये सक्सेसफुल आपको यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अब इसमें होता क्या है? देखो, जैसे नाम में है ना, सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो दरअसल में हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको एश्योर्ड
कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिल पाए और ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कहने का मतलब क्या कि प्रेगनेंसी के समय के ऊपर जो भी आपको अलग अलग सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनको जो ध्यान चाहिए होता है, उनको जो केयर एंड हेल्थ चाहिए होती है, वो इंश्योर की जा पाए, वैसी सर्विस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए, इसीलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। तो हर महीने की 9 तारीख को ये सब सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जाती हैं। खासकर जो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब जो 3 महीने हैं, जो सेकेंड 4 to 6 मंथ वाले, और ऐसे 7 to 9 मंथ वाले जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, उस समय ये सारी फैसिलिटीज उनको यहाँ पे प्रॉपर ढंग से यहाँ पे मिल पाए। एंड इसका पर्पस यही था कि हम ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इसको यहाँ पे कम करना चाहते हैं। होता क्या है ना कि कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर महिला की डेथ भी हो सकती है। एंड अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, अगर हम 2014-2016 डेटा की बात करें ना, तो उस समय हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था नियरली 130 के आसपास। 130 MMR था हमारा पहले पर 1 लाख लाइव बर्थ। पर अगर हम आज के समय बात करें, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 साल कंप्लीट होने के बाद, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 2021-23 का जो हमारा लेटेस्ट डेटा है ना, उसमें ये नंबर 130 से कम होके आपको 80 होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि महिलाओं की डेथ कम हो रही है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। हमारा जो गोल है ओवरऑल का, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन सर्जरी का अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, उसके साथ पूरी तरह से ये अलाइन करता है। साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाता है कि हर प्रेग्नेंट महिला को कम से कम एक चेकअप एक फिजिशियन या स्पेशलिस्ट के द्वारा करा ही जाए ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। साथ में ही केयर को हम यहाँ पे और इम्प्रूव करें एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हम समय के ऊपर आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पे मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश करें, बर्थ प्लानिंग प्रॉपर ढंग से हो। ये सारी चीज़ें इसके आपको फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, हर महीने की 9 तारीख को आपको हर महीने एंटीनेटल चेकअप्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे खासकर मैं बात करूं गायनेकोलॉजिस्ट की, वो यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस एंड प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के साथ। इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर मेडिसिन जैसे आपका आयरन एंड फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब दिया जाता है। एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है सारी एंटीनेटल केयर सर्विसेज एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड खास ध्यान उन महिलाओं पे दिया जाता है जो अनरजिस्टर्ड हैं या मिस हो गई हैं या ड्रॉप आउट्स हैं या हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अगर मान लीजिए ग्रीन स्टिकर है, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है, पर अगर रेड स्टिकर है तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब पिछले 9 साल के अंदर आप नोटिस कर पाओगे तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है। एमएमआर के अंदर कमी आई है, मैंने आपको बता ही दिया। प्लस एट द सेम टाइम 78 लाख से भी ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। 2022 के अंदर क्या होता है ना, इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमें देखने को मिलता है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाएं हैं ना, उनकी ट्रेसिंग करना, उनकी ट्रैकिंग करना, ये यहाँ पे काम देखा जाता है। साथ में ही हम बात करें, इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की नेम बेस्ड लिस्टिंग होती है, ठीक है ना। अगर ज़रूरत होती है तो एक एडिशनल सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं ना, उनको एसएमएस अलर्ट जाता है कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इनको आपने प्रॉपरली फॉलो अप लेना है। तो वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली हैं एंड इस तरह से प्रॉपर ट्रैकिंग इसकी होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही एक अभियान है, इसके अलावा भी आपको और डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेप्स होते हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक है जननी सुरक्षा योजना। अब जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कैश असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आप प्रेगनेंसी के समय या अपना अपना जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल ढंग से अपने हॉस्पिटल्स के माध्यम से कराएंगे ना, तो आपको कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। तो जो पुअर प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को एक तरह से प्रमोट किया जाता है। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे अलग अलग अमाउंट की कैश असिस्टेंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में या होम डिलीवरी के रिगार्डिंग है। तो ये स्कीम ने भी 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को बेनिफिट अब तक कर दिया है। उसके अलावा हमारे पास है जननी सुरक्षा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसको यहाँ पे इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड नियोनेटल केयर यहाँ पे प्रोवाइड की जा पाए। इसमें भी 16 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे।
लक्ष्य इनिशिएटिव के माध्यम से हमारे जो लेबर रूम्स होते हैं उनकी क्वालिटी यहाँ पे बेहतर करी गई है। फिर आपके पास सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं को क्वालिटी यहाँ पे केयर मिल पाए। तो इस तरह से 90,000 से भी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ देश भर के अंदर नोटिफाई करी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पोषण अभियान भी देखने को मिल जाएगा, जो न्यूट्रिशन की बात करता है अमंग वेरियस सेक्शन, जैसे चिल्ड्रन, अडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे बेहतर करने की कोशिश है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, आप लोगों ने पोषण पखवाड़ा के बारे में सुना होगा। पोषण पखवाड़ा एक हर साल होने वाला न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंपेन होता है। तो इस तरह से लगभग 7 करोड़ आपको पोषण पखवाड़ा देश भर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लास्टली अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको फेज्ड मैनर के अंदर आपको डायरेक्ट कैश बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाया तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आप कम से कम एक एंटी नेटल जब चेकअप लेते हो ना, तो 2,000 रुपया तब मिलता है। फिर आखिरी में जब चाइल्ड बर्थ आपका रजिस्टर कर लिया जाता है, उस समय आपको 2,000 रुपया मिलता है, जब आपने चाइल्ड बर्थ के साथ साथ जो आपकी वैक्सीन थी, जैसे आपका डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी का हो गया, ओपीवी हो गया, ये जो आप इंजेक्शन लगवाते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह से 2,000 रुपये का असिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपको ये 5,000 रुपये का कैश असिस्टेंस यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स थे जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए थे। थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, बट एफर्ट सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी इन इंडिया। यूनेस्को और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, 5th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी इन इंडिया के ऊपर। अब सर इसका क्या मतलब, एआई रैम का मतलब क्या है? देखो, कौन सा देश कितना रेडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए, वो है एआई रैम। तो यहाँ इंडिया की बात हो रही है, तो भारत कितना रेडी है इस चीज़ के लिए, वही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें कुछ क्वांटिटेटिव मेथड से, कुछ क्वालिटेटिव मेथड से हम असेस करने की कोशिश करते हैं, एंड उस बेसिस पे पता लगता है कि कौन सा देश कितना रेडी है। अब उसके हिसाब से हम अपने लॉज, अपनी पॉलिसीज, अपने इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी पॉलिसीज सही नहीं है एआई के रिगार्डिंग, तो दैट मीन्स हमें काम करना होगा उसके रिगार्डिंग। तो एआई रैम हमें हेल्प कर देगा अपनी रेडीनेस को जानने के लिए। तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें आप क्या देखा जाता है, एक तो आपके कानून वगैरह देखे जाते हैं कि आपके लॉस कैसे हैं, आपकी पॉलिसीज कैसी हैं। फिर क्या सोसाइटी आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, क्या एथिकल कंसर्न्स किस तरह के हैं एआई के रिगार्डिंग। फिर एट द सेम टाइम एआई का इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्रीज और आपकी जॉब मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, राइट? क्या लोग रेडी हैं, क्या लोगों के अंदर उस तरह के स्किल्स हैं या नहीं हैं। फिर एट द सेम टाइम आपकी रिसर्च, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट हो गया। एंड लास्टली अगर हम बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनोवेशन कैपेबिलिटीज की, इन सब चीज़ों को एनालाइज यहाँ पे किया जाता है। एंड उस बेसिस पता लग जाता है कि कौन सा देश यहाँ पे कितना प्रिपेयर्ड है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हर पर्टिकुलर कंट्री कंडीशंस के हिसाब से जो आपका रैम है, रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी, उसको यहाँ पे कस्टमाइज किया जाता है। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में आपके रैम में आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनेस्को का सेक्रेटेरिएट, एंड साथ ही साथ आपके अकेडमिया, सिविल सोसाइटी, एंड जो आपके प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे एक तरह से मदद करते हैं। तो यूनेस्को और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, ये ग्लोबल एआई प्रिंसिपल्स को इंडियन इकोसिस्टम में इस तरह से अप्लाई करती हैं। एंड ये सेशंस एक तरह से हमें हेल्प करते हैं कि एआई की रिगार्डिंग हम अच्छी पॉलिसी यहाँ पे और यहाँ पे बना पाए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना कई बार एक बात बोली है कि उनका एक विजन है, लैब टू लैंड विजन। अब इसका क्या मतलब सर, लैब टू लैंड विजन का? देखो, लैब क्या होता है, जहां पर एक तरह की रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च। अब वो साइंटिफिक रिसर्च किस तरह से किसान की मदद कर पाए, या किस तरह से उसको हम प्रैक्टिकली किसान की फील्ड के ऊपर अप्लाई कर पाएँ, किसानों को एंगेज करके अपने अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के माध्यम से। वही है आपका लैब टू लैंड विजन, कि अगर मान लीजिए कोई लैब के अंदर कुछ रिसर्च हो रही है, उसका लैंड के ऊपर, किसान की ज़मीन के ऊपर एक तरह से बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। अब एक इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है सर, इसमें हम अपने किसानों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जैसे आप लोग जानते हो ना, विकसित भारत हमें कब तक बनना है, 2047 तक। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर का भी रहने वाला है, क्योंकि सर हमारा एग्रीकल्चर अगर सस्टेनेबल नहीं होगा, रिजिलियंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही तो हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश के न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट आपको पिलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल में इस अभियान या इस कैंपेन के अंतर्गत पता क्या होगा, हम किसानों को इन्वॉल्व करेंगे, किसानों से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह के ग्राउंड लेवल चैलेंजेस उनको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, एंड उसके माध्यम से हम अपनी अलग अलग रिसर्च, अलग अलग पॉलिसीज हम यहाँ पे अडॉप्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फोकस ये होगा कि हम क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स के रिगार्डिंग किसानों को अपना बेनिफिट यहाँ पे समझा पाएं, वाटर कंजर्वेशन के बेनिफिट्स हम यहाँ पे समझा पाएं, राइट। दीज आर द वेरियस थिंग्स। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, हम अपने किसानों को एंगेज कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, कुछ अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम्स को इस तरह से यहाँ पे बनाया जाएगा। तो डेटा कलेक्शन एंड फ्यूचर विजन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो कौन यहाँ पे है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड खासकर आईसीएआर के अंतर्गत भी ना आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो यहाँ पे देख रहा है। ये एक तरह का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो आपका आईसीएआर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, जिसके हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। तो ये 5 सितंबर 1967 को स्टैब्लिश हुआ था आईसीएआर के द्वारा ही। हॉर्टिकल्चर तो आप जानते होंगे, आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, है ना, आपके फ्लावर्स, ये सब अलग अलग चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में यहाँ पर ये काम करता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग एरोसोल के बारे में तो जानते होंगे ना। एरोसोल्स क्या होते हैं, ये छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं गैस के अंदर, जो कि आपको एयर में देखने को मिल जाएंगे। एक ना कण होते हैं एक तरह से आपकी हवा के अंदर, इनको हम बोल देते हैं एरोसोल्स, राइट। अब आप लोग एरोसोल्स तो समझ ही होंगे कि टाइनी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। पर आपको ध्यान में रखना है कि इनमें भी अलग अलग प्रकार है। जैसे एक होते हैं आपके प्राइमरी एरोसोल्स। प्राइमरी ना क्या होते हैं, जो डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको हेल्प करता हूँ, जैसे सी स्प्रे है, जैसे मान लो ओशन स्प्रे हुआ, उससे जो सी सॉल्ट वगैरह था, है ना, वो हो गया। या फिर आपकी जो डस्ट है, जैसे डेजर्ट से हो गया, ये क्या है, ये डायरेक्टली हुए हैं। इवन ये जो आपके प्राइमरी होते हैं ना, ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई आग लगाई, उससे जो स्मोक हुआ, उससे आपका एरोसोल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गया, राइट। ये सब अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं। फिर एक होते हैं आपके सेकेंडरी एरोसोल। इनमें क्या होता है, ये डायरेक्टली नहीं होते, पर ये इनडायरेक्टली बन जाते हैं। किस तरह से, केमिकल रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करना, जैसे आप लोगों ने सल्फेट एरोसोल के बारे में सुना होगा। अब सल्फेट एरोसोल कैसे बना, ये कहीं ना कहीं अपनी प्रीकर्सर गैस से बना। प्रीकर्सर गैस क्या थी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपके नाइट्रेट एरोसोल्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग कौन होता है, आपका NOx हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से आपके वोलेटाइल जो VOCs होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ये सारे क्या है, सेकेंडरी एरोसोल। इनफैक्ट इसके अलावा भी आपके बायोलॉजिकल एरोसोल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंगल हो गया, ये सब चीजें, ये कहीं ना कहीं एयरबॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, इनसे यहाँ पे ये कंपोज होते हैं। ध्यान रखना, एरोसोल्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक, एंड इससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट, वेदर, एयर क्वालिटी इंपैक्ट होती है, एंड इवन ह्यूमन हेल्थ भी इंपैक्ट होती है, क्योंकि कई बार अगर एरोसोल की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें सांस लेने में दिक्कत वगैरह यहाँ पे आ सकती है। पर आप एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम बात करते हैं ना एरोसोल की, एरोसोल से आप नोटिस करिएगा कि एक तरह से कूलिंग इफेक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्निक है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ध्यान रखना कि अगर मान लो जैसे हमारी ये धरती है, अब धरती के बाहर हमने इस तरह से अगर एरोसोल्स हमने यहाँ पे कर दिए, ठीक है ना, एक तरह के रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लगा दिए, उससे क्या होगा, उससे जो भी सनलाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। तो उससे फायदा ये होता है कि धरती एक तरह से थोड़ी सी कूल हो जाती है, उतनी गर्मी हमें यहाँ पे फील नहीं होती। तो ये ही है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर एरोसोल्स को इंजेक्ट कर देंगे ना, उससे हमारा एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे रह सकता है। तो इसी की स्टडी यहाँ पे पब्लिश हुई है अर्थ फ्यूचर के अंदर, जो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करती है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें माउंट पिनाटुबो, जो ये बहुत ही बड़ा आपका वॉल्केनिक करप्शन हुआ था 1991 का, उसमें क्या हुआ था, कूलिंग इफेक्ट एक तरह से आ गया था,
उसी को यहाँ पे हम रेप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ फाइंडिंग्स आई हैं स्टडी के रिगार्डिंग, वो फाइंडिंग्स हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हम कम हाइट के ऊपर भी एरोसोल को इंजेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 13 किलोमीटर की हाइट के ऊपर इस तरह से एरोसोल को इंजेक्ट करते हैं ना, वो पॉसिबल है एंड काफ़ी सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड। अगर ऊपर आपने इस तरह से करना है ना, आपके प्लेन के माध्यम से, तो काफ़ी दिक्कत आएगी, पर 13 किलोमीटर पे पॉसिबल है। पर ध्यान ये रखना है कि इस तरह से अगर हम हर साल 13 किलोमीटर के ऊपर लगभग 12 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड को स्प्रे करते हैं ना, उससे अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री यहाँ पे कूल हो सकता है। और साथ में आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखनी है कि अगर आप लो एल्टीट्यूड के ऊपर इसको इंजेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा कूल नहीं होता, पर अगर आप हायर एल्टीट्यूड के ऊपर ये काम करेंगे ना, तो कूलिंग इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर 1 डिग्री कूलिंग चाहिए ना, तो आपको 21 मिलियन टन आपको ये चाहिए होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हायर एल्टीट्यूड के आप ऊपर करेंगे तो लगभग आप उसका 1/3 यानी कि 7 मिलियन टन के अंदर भी यहाँ पे कर पाओगे। तो पॉइंट क्या रखना है कि जितनी ज़्यादा कूलिंग चाहिए उतना ही ज़्यादा आपको एरोसोल्स यहाँ पे चाहिए होगा। हाई एल्टीट्यूड इंजेक्शन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर अपने आप में ज़्यादा आपको इफेक्टिव है, क्योंकि जितना ऊपर आप करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और पार्टिकल रेजिस्टेंस टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर ये आप काम करते हो पोलर रीजन्स के ऊपर, तो ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज, एंड इसको यहाँ पे फास्टर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है आज के समय के ऊपर भी। पर डाउट ये आता है कि क्या इसके साथ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लिंक्ड है या नहीं है? द आंसर इज यस, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे इससे एसिड रेन हो सकती है। सल्फर का ही तो आपने कंटेंट एक तरह से बढ़ाया, उससे एसिडिफिकेशन होगा। ओजोन लेयर को यहाँ पे डैमेज हो सकता है, जो हम बात करते हैं ना कि एक तरह से ओजोन रिकवर हो रही है, पर अगर हमने इस तरह के केमिकल्स यहाँ पे डाले, उससे केमिकल रिएक्शन होंगे, तो SAI यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन से आपके ओजोन लेयर जो है ना, हो सकता है उसकी रिकवरी के अंदर काफ़ी यहाँ पे दिक्कत आए। एंड इसका क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पोलर रीजन्स के अंदर तो बहुत इफेक्टिव है, पर आपके ट्रॉपिकल जोन उतने इफेक्टिव नहीं है। तो एक तरह से क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे अभी के लिए ना कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर मान लो एक ही देश ने इस तरह से स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यहाँ पे कर दिया, उससे कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं कि हमारे देश के ऊपर ये कैसे यहाँ पे कर रहा है ये पर्टिकुलर कंट्री, राइट? तो इससे कहीं ना कहीं काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में। देखो एक ना स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट आता है कि आज के समय के ऊपर कि क्या हमें सर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग न्यूज़ को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कि जैसे यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं, इस बार भी आए हैं, पास्ट में भी आए हैं। देखो मेरा मानना यही है कि अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है ना स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं, अदरवाइज हर एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं लगता। मतलब उसमें एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी खराब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ये फ्रेंच ओपन वाली न्यूज़ बहुत बहुत बड़ी थी, इसलिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट जिन लोगों ने ये मैच देखा उन लोगों ने तो ये बोला कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच दैट दे हैव एवर विटनेस्ड, और आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो कार्लोस एल्कराज से, जो आप पिक्चर में आप यहाँ पे स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर को देख पा रहे होंगे। इन्होंने एक टाइम के ऊपर लगभग इनका जो मैच था वो हार चुके थे। लगभग आई थिंक 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स थे इनके जो ओपोनेंट थे उनके पास। पर इन्होंने वहां से एक तरह से बहुत तगड़ी वापसी करी एंड एट द एंड मैच जीता भी। मतलब ऐसा मान के चलो कि लोगों ने मान लिया था कि कार्लोस एल्कराज मैच हार चुके हैं, बट नहीं, इन्होंने मैच जीता। तो कल को ऐसे एग्जाम्पल्स ना आप अपने एथिक्स के अंतर्गत भी, या अपने एस्से में भी, या इस तरह से आपको जहाँ पे एक तरह से परसिवरेंस की बात करनी होगी या अपने कॉन्फिडेंस की बात करनी होगी, वहां पर अपने आंसर्स में कोट आप इनको भी कर सकते हो। तो हुआ पता क्या, अभी 2025 का फ्रेंच ओपन चल रहा था बिटवीन कार्लोस एल्कराज एंड जेनिक सिनर, जो कि इटालियन प्रोफेशनल हैं। तो इसमें कार्लोस एल्कराज स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की यहाँ पे जीत हमें यहाँ पे देखने को मिली। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना टेनिस की, तो आप ध्यान में रखिएगा कि 4 आपको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट साल भर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के अंदर, ये आपका हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है इन द सिटी ऑफ मेलबर्न। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, जो अभी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मई जून में होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द रोनाल्ड गैरस। दरअसल में ना आपने सुना होगा राफा नडाल के बारे में, तो राफेल नडाल की अगर हम बात करें, वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं इन द फ्रेंच ओपन, तो क्ले कोर्ट के ऊपर उनको खेलना बहुत पसंद था।
फिर आपका तीसरा होता है विंबलडन, वो जून जुलाई में होता है, ये आपका ग्रास के ऊपर खेला जाता है इन द सिटी ऑफ लंदन। फिर आपका यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में, जो कि आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो इसमें आपके सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, मिक्स डबल भी होते हैं। तो ये सारे आपके यहाँ पे मैंने आपके लिख दिए हैं फ्रेंच ओपन के रिगार्डिंग। पर मेन सिंगल के बारे में तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होना ही चाहिए। बाकी जो फ्रेंच ओपन था वो 1891 में स्टार्ट हुआ था, 1925 में यहाँ पे ग्रैंड स्लैम एक बनता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है एनुअली एट द रेनोल्ड गैरेस स्टेडियम इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है ना। तो विनर्स को इस तरह से आपका कुप डी, ये जो अवार्ड है ये मिलता है, एंड वुमेन को भी यहाँ पे आपको अवार्ड देखने को मिल जाएगा। राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये है आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, इनमें से आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका केर सांगरी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये उड़ीसा के रिगार्डिंग नहीं है, ये आपकी राजस्थान की एक बहुत ही फेमस आपको डिश यहाँ पे देखने को मिलती है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। भारतीय भाषा अनुभाग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, यस दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड साथ साथ चेनाब ब्रिज भी एकमात्र आपका आर्क शेप रेलवे ब्रिज भारत में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।